हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी में। आज हम फिर से आ चुके हैं एक बहुत ही प्यारे लेक्चर के साथ में। लास्ट लेक्चर में अपन ने पार्ट नंबर 12 फिनिश किया था। विलियन चैप्टर अपना चल रहा है। आज अपन डिस्कस करने वाले विलियन चैप्टर का पार्ट नंबर 13। वापस से कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूँ, जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं और ये वाला पार्ट देख रहे हैं तो उनको पहले पार्ट 1 से लेके 12, 1 से लेके 12 तक के पार्ट आप लोगों को देख के आने, तब आपको पार्ट 13 बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। एक और बात बता देता हूँ, मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर अगर किसी के पास नहीं है तो सेव कर लेना 8302898893। ठीक है, 8302898893। इससे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8302898893। और जिन्होंने अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, पार्ट नंबर 13 विलियन चैप्टर का। तो देखो, आज अपन डिस्कस करने वाले वाष्प दाब तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक तथा अपन देखेंगे कि जब हम दो द्रवों को मिलाते हैं तब वाष्प दाब पे क्या प्रभाव पड़ता है। वाष्प दाब अब क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि अपन ठोस को द्रव में और द्रव को गैस में चेंज कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार अपन गैस को द्रव में और द्रव को ठोस में चेंज कर सकते हैं। तो जब अपन किसी द्रव को गैस में चेंज करते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है। अगर ये प्रक्रिया उसके क्वथनांक बिंदु पे हो रही है तो उसको अपन बॉइलिंग बोलते हैं। अपन सिंपल सी बात है, पानी को उबाल सकते हैं। पानी को उबालने का क्या तरीका है, अपन एक कंटेनर लिया, एक भगोनी ली फॉर एग्जांपल, उसमें पानी डाला, गैस को ऑन कर दी। अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे अपन बोलेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे मैं कहूँगा कि जो द्रव है उसकी गैस में जाने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी। और पानी का आपने क्वथनांक बिंदु पढ़ा होगा क्लास 9 या उसकी छोटी क्लासेस में भी आ जाता है कि पानी का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस वो बिंदु है जहाँ पे पानी द्रव से किस में चला जाता है, गैस में अथवा वाष्प अवस्था में चला जाता है। तो जब वाष्प बनती है तो एक अपने पास फिनोमेना सामने आता है, इसका नाम है वाष्प दाब। कुछ परिभाषाएं, कुछ बातें अपन यहाँ पे करने वाले एकदम बेसिक से एडवांस लेवल की करेंगे। ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से आगे जाके अपन अनुसंख्यक गुणधर्म वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। बता दे तो अपने पढ़ने का फॉर्मेट क्या रहने वाला है। तो अभी अपन स्टार्ट करें वाष्प दाब तथा इसको प्रभावित करने वाले कारक, फिर अपन देखेंगे द्रव द्रव विलयनों को जब अपन मिलाते हैं तब वाष्प दाब क्या आता है, और द्रव ठोस विलयनों को जब मिलाते हैं तो वाष्प दाब क्या आता है। अपन ठोस लेंगे अवाष्पशील विलय, फिर अपन मूव कर जाएंगे अनुसंख्यक गुणधर्म पे, जो कि 4 होते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और चौथा परासरण दाब। उसके बाद में मैं मूव करूंगा असामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म पे, एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पे। फिर अपन वहां पे पढ़ेंगे वेंट ऑफ फैक्टर, जिसको अपन आई बोलेंगे। आई पढ़ेंगे, अल्फा की बातें करेंगे। अल्फा होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक मोल में से जो भाग टूट के अलग हो उसी को अपन अल्फा कहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल इज कॉल्ड अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फिर अपन मूव कर जाएंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिर अपन पढ़ेंगे नॉन आइडियल में 2 बातें करने वाले, पर नॉन आइडियल में 2 बातें कौन सी होगी, एक जो धनात्मक मिश्रण, एक जो ऋणात्मक मिश्रण। फिर अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है स्थिर क्वाथी मिश्रण, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। वो भी 2 प्रकार का होता है, न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी, अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी। फिर अपन मूव करेंगे इस चैप्टर के सबसे आखिरी पोर्शन पे, जो कि मैं सबसे एंड में कवर करवाऊंगा, विलयता तथा विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। फिर अपन पढ़ेंगे ठोसों की द्रव में विलयता, फिर अपन पढ़ेंगे गैसों की द्रव में विलयता। गैसों की द्रव में विलयता को पढ़ने के दौरान हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम पढ़ेंगे, उसका अनुप्रयोग देखेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे और चैप्टर किस प्रकार अपन एंड करेंगे। तो मैंने छोटा सा ओवरव्यू आपको दे दिया, इसी तरह अपन चैप्टर करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे सॉल्यूशन चैप्टर को लेके सीरियस अपनी तैयारी बेहतरीन करना चाहते हैं तो वो लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। अपन टॉपिक पे आ रहे हैं वाष्प दाब वेपर प्रेशर पे। देखो वेपर प्रेशर क्या होता है, सिंपल सी आप लोगों को एक बात बताता हूँ। मैंने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में एक लिक्विड लिया, ठीक है, लिक्विड कुछ भी मान सकते हो, कोई सा भी एक लिक्विड ले लिया अपन ने। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, उसको टेम्परेचर देना स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर देंगे द्रव किस में जाएगा, गैस में जाएगा या वाष्प में जाएगा। तो देखो सुनना होता क्या है, साम्य अवस्था आती है यहाँ पे। साम्य अवस्था आने का मतलब कि वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर हो जाती है। क्या बोला मैंने, वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर हो जाती है। वाष्पन क्या है, द्रव का वाष्प में चेंज होना, वाष्पन, और वाष्प का द्रव में चेंज होना क्या कहलाता है, संघनन। तो जब वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर हो जाती है तब आती है साम्य अवस्था, या मैं बोलूं साम्य पे एक नियत तापमान पे। क्या बोला मैंने, साम्य पे तथा नियत तापमान पे वाष्प द्वारा इस द्रव की सतह पर लगने वाला दाब, वाष्प द्वारा इस द्रव की सतह पर लगने वाला दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है तो मैं बता देता हूं वाष्प दाब क्या है। तो अपन बोलेंगे कि जब द्रव किस में जाता है, वाष्प में जाता है। द्रव के वाष्प में जाने के दौरान जब द्रव वाष्प में जाता है और वाष्प से द्रव बनता है, मतलब साम्य अवस्था पे एक नियत तापमान पे जब वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर हो जाती है, मतलब जितनी देर में लिक्विड वेपर बना रहा है उतनी देर में वेपर क्या बना रहे हैं, लिक्विड बना रहे हैं। उस पॉइंट पे मैं बोलूंगा कि वहां पे क्या होता है, वाष्प द्वारा इस द्रव की सतह पर लगने वाला दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। सिंपल सी लाइन, वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है।
तो ये वाष्प दाब हो गया अपना। अब सुनो ध्यान से, अपन पढ़ रहे हैं सबसे पहले वाष्प दाब की परिभाषा, इसको अपन बोलते हैं वेपर प्रेशर। शॉर्ट में मैं इसको आगे जाके वीपी से लिखूंगा, वीपी बोले तो वेपर प्रेशर। क्या है परिभाषा? नियत ताप पे, मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे द्रव की वाष्प द्वारा, द्रव की वाष्प द्वारा, द्रव की वाष्प द्वारा, द्रव की सतह पर, द्रव की वाष्प द्वारा इस द्रव की सतह पर, ठीक है, आरोपित दाब, आरोपित दाब। और कब? जब ये, कौन ये? द्रव तथा इसकी वाष्प, जब द्रव तथा उसकी वाष्प साम्य अवस्था में हो, वाष्प दाब कहलाता। साम्य अवस्था कहने का मतलब जब वाष्पीकरण की दर संघनन की दर के बराबर हो जाए। वाष्पीकरण का मतलब द्रव का वाष्प में जाना, संघनन मतलब वाष्प का द्रव में जाना। तो जब वाष्पीकरण की दर संघनन की दर के बराबर हो जाती है, तो उस एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे द्रव द्वारा, वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा, ठीक है। वापिस एक बार पढ़ते हैं। नियत ताप पर द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर आरोपित दाब, जब ये द्रव तथा उसकी वाष्प साम्य अवस्था में हो, वाष्प दाब कहलाता है। साम्य अवस्था में कहने का मतलब वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर हो जाती है। जब वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर हो जाती है, तब मैं कहूंगा वाष्पन की दर जब संघनन के बराबर हो जाती है, मतलब साम्य पे, एक नियत तापमान पे वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। खत्म बात। आगे अपन पढ़ेंगे वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, वाष्प दाब किसे कहते हैं तथा वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक समझाइए। तो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक नंबर 1 द्रव की प्रकृति, नंबर 1 द्रव की प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड। अब यहाँ पे एक बात समझना, अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक जो द्रव है ना, उसमें जो भी अणु है उनके बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा है। क्या बोला मैंने? मेरे पास जो द्रव है उसके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा है। तो देखो, जब आकर्षण बल ज्यादा होता है ना द्रव के अणुओं के बीच, सुनना ध्यान से, अगर मैं कहूँ कि मान लो फॉर एग्जांपल समझने के लिए बस ये कि ये द्रव के अणु हैं, उनके बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, तो बताओ द्रव को वाष्प में भेजना आसान या मुश्किल है? तो जवाब होगा सर मुश्किल है। पहले तो अपने को उनके आकर्षण को तोड़ना पड़ेगा या उनके आकर्षण को कम करना पड़ेगा, फिर वो द्रव किस में जाएगा? द्रव से वाष्प में जाएगा। तो अगर द्रवों के अणुओं के बीच, ध्यान से सुनना, अगर द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल का मान ज्यादा है, तो मैं कहूँगा उनकी वाष्प अवस्था में जाने की प्रवृत्ति बहुत ही कम होगी। और वाष्प अवस्था में जाने की प्रवृत्ति बहुत कम होगी मतलब वाष्प दाब बहुत कम होगा, और वाष्प दाब बहुत कम होगा मतलब मैं कहूँगा उनका क्वथनांक बहुत ही ज्यादा होगा। तो यही वाली बात लिखी है मैंने। FOA मतलब बोले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत प्यारी चीज है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको कि अपन बोलते हैं आकर्षण बल। आकर्षण बल की वजह से ही आपको इस संसार के कोई भी दो ऑब्जेक्ट पास पास नजर आते हैं। अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर आपको पास पास नजर आ रहे हैं, इसका मतलब कन्फर्म है उनके अंदर किसी न किसी प्रकार का आकर्षण बल है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको कि अपन बोलते हैं आकर्षण बल, अथवा इसको और क्या बोल देते हैं? IMFA, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहने का मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो अणुओं के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या दो अणुओं के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, अणुओं के बीच का आकर्षण बहुत ज्यादा है, तो मैं कहूंगा उनकी वाष्प अवस्था में जाने की प्रवृत्ति बहुत ही कम होगी। मतलब उनकी वाष्पशीलता, जिसको अपन बोलते हैं वॉलेटाइल, ठीक है, वॉलेटाइल मतलब वो वाष्पशील बहुत ही कम होंगे। और अगर वो वाष्पशील बहुत कम होंगे, अब तुम खुद सोचो, अगर वाष्प नहीं बन रही है तो वाष्प दाब कहां से आएगा? जिनकी वाष्प कम बनती है उनका वाष्प दाब भी कम होता है, सिंपल सी बात। तो वाष्पशीलता इनकी कम है, ये वाष्पशील कम है, तो इनका वाष्प दाब भी क्या होगा? वाष्प दाब बोले तो वेपर प्रेशर VP, वेपर प्रेशर वाष्प दाब बहुत ही कम होगा, और वाष्प दाब बहुत कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होगा। अब एक बात जो आप लोगों को दिमाग में रखनी वो ये है कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, और जिसका वेपर प्रेशर कम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ये बात आप लोगों को दिमाग में रखनी है कि VP और BP, वो वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, जिसका वेपर प्रेशर कम उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल इसी कॉन्सेप्ट से अपन एक डिस्टिलेशन नाम का मेथड आता है जो छोटी क्लासेस में स्टार्ट हो जाता है, 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। डिस्टिलेशन की जो प्रक्रिया होती है ना, डिस्टिलेशन, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस की वजह से। एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। मेरे पास दो द्रव है A और B, ठीक है, दो द्रव है, द्रव A और द्रव B। सुनना ध्यान से, द्रव A का बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। द्रव A का बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस, द्रव B का बॉइलिंग पॉइंट है 120 डिग्री सेल्सियस। अब इनके वेपर प्रेशर की तुलना करनी है कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, ठीक है।
तो सिंपल सी बात, बॉइलिंग पॉइंट द्रव ए का क्या है, कम। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो मैं कहूँगा वेपर प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ बी, बिकॉज इसका रीजन अपन देंगे, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए, जो अपना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। बी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा तो वेपर प्रेशर कम, ए का बॉइलिंग पॉइंट कम तो वेपर प्रेशर ज़्यादा। ठीक है, इसका मतलब दोनों में से वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, ए का। वाष्प बनाने की प्रवृत्ति किसकी ज़्यादा होगी, ए की। वाष्पशीलता किसकी ज़्यादा होगी, ए की। इसका मतलब आकर्षण बल यहाँ पे बहुत ही कम होगा। देखो ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे आकर्षण बल बहुत ही कम था तो वाष्प अवस्था बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा थी, तो वाष्प दाब ज्यादा था, क्वथनांक कम था। शायद आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अपन ने बोला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या IMFA, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो अणुओं के बीच का आकर्षण बल। ठीक है, तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या IMFA ज्यादा होगा तो वाष्पशील कम होगा, वाष्पशील कम होगा मतलब वेपर प्रेशर भी कम होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब एक ऑर्गेनिक का एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूं जो अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पर अभी आप लोगों को मैं बता देता हूं। अगर मैं कंपेयर करूं CH3 और CH3, जो बच्चे 11 में या कभी ना कभी मेरे से बड़े उनको पता है, ये एक टाइप का अपना ईथर है। ठीक है, इसको अपन कॉमन नेम है इसका डाई एथिल ईथर। कॉमन नेम क्या है इसका, सॉरी हाँ डाई एथिल नहीं, देखो इसका कॉमन नेम होगा डाई मैथिल ईथर। डाई मैथिल ईथर, एथिल नहीं, क्योंकि दोनों तरफ कितने कार्बन है, एक एक कार्बन है, तो इसको अपन बोलेंगे डाई मैथिल ईथर। इसका कॉमन नेम डाई मैथिल ईथर। अगर इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ C2H5 होता तो मैं इसको बोलता डाई एथिल ईथर। अभी इसका नेम क्या है, डाई मैथिल ईथर। एक है अपने पास डाई मैथिल ईथर। ठीक है, इसका एक और नेम IUPAC नेम की बात करो तो होगा मेथॉक्सी मीथेन। क्या होगा, मेथॉक्सी मीथेन। ऑक्सीजन के साथ CH3, इसको अपन मिथॉक्सी बोल देंगे और पीछे अपन लगा देंगे मीथेन। तो मिथॉक्सी मीथेन, या हिंदी की बुक में लिख रखा होता है मेथॉक्सी मीथेन, बात एक ही है। और एक तरफ अपन ने लिखा C2H5OH, 2 कार्बन वाला एल्कोहल, नाम है इसका एथेनॉल। तो इथेनॉल या एथेनॉल का जो वाष्प दाब है वो कम होता है किससे, ईथर से, CH3OCH3। डाई मैथिल ईथर, इधर भी मैथिल ग्रुप इधर भी मैथिल ग्रुप। ठीक है, देखो एक और बात सुन लो, CH4 को अपन क्या बोलते हैं, मैथेन बोलते हैं। CH4 को क्या बोलते हैं अपन, मैथेन बोलते हैं। CH4 से जब मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर देता हूं, मैंने यहां से एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया तो क्या बन गया ये CH3, और एक वैलेंस यहाँ पे फ्री है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं मैथिल। इसको क्या बोल देते हैं अपन, मैथिल। तो नाम क्या बन गया, कॉमन नेम डाई, क्योंकि कितने CH3, 2 CH3 है, तो मैं बोलूंगा कि मैथिल कितने, 2 है, तो मैंने बोल दिया डाई मैथिल ईथर। तो डाई मैथिल ईथर का वाष्प दाब एथेनॉल से ज्यादा होता है। अब ऐसा क्यों है, अब देखो वाष्प दाब अगर डाई मैथिल ईथर का ज्यादा तो मैं कहूंगा क्वथनांक डाई मैथिल ईथर का कम, क्वथनांक डाई मैथिल ईथर का कम। अब इसका कारण पूछ ले कोई ऐसा क्यों है, तो देखो सुनना ध्यान से। ये जो अपना एथेनॉल है, एथेनॉल में पाई जाती है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉन्ड एक टाइप का आकर्षण बल है। कोई बोले क्या है बॉन्ड, तो मैं कहूंगा एक टाइप का आकर्षण बल है। ठीक है, बॉन्ड एक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स ही तो होता है। कोई भी जैसे बोलते नहीं हमारे बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, मतलब उनके बीच आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा है, तो बॉन्ड एक टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स है, आकर्षण बल है। तो मैं बोलूंगा कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एथेनॉल के अंदर कौन सी बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग अच्छी है इनके बीच की, कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और स्ट्रॉन्ग है वो। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब इनमें आकर्षण बल बहुत, इनके अणुओं के बीच, एथेनॉल के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होगा। आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा तो मैं कहूंगा वाष्प बनाने की प्रवृत्ति कम होगी, मतलब वाष्प दाब कम होगा। वाष्प दाब कम होगा मतलब क्वथनांक ज्यादा होगा। इस पे आते हैं डाई मैथिल ईथर पे। ये जो डाई मैथिल ईथर है, इसका एथेनॉल के कंपैरिजन में आकर्षण बल कम है। आकर्षण बल कम है मतलब वाष्प बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा है, मतलब वाष्पशीलता ज्यादा है, मतलब वाष्प दाब ज्यादा है, जो कि आपको नजर आ रहा है। वाष्प दाब ज्यादा है मतलब क्वथनांक कम है। वाष्प दाब ज्यादा, क्वथनांक कम, वाष्प दाब कम, क्वथनांक ज्यादा। वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये बात दिमाग में बिठा लेना। ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। तो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला कारक, पहला द्रव की प्रकृति, दूसरा अपन पढ़ रहे हैं तापमान। तो तापमान जो होता है वाष्प दाब के, आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे जैसे अपन ताप बढ़ाते हैं वाष्प दाब का मान भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं
तो वेपर भी ज़्यादा बनती जाती है धीरे धीरे। पहले वेपर कम बनी और वेपर फिर धीरे धीरे ज़्यादा बन रही है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर ज़्यादा बनती जाएगी, वेपर ज़्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, तो तापमान बढ़ाने पर वेपर प्रेशर का मान बढ़ता है। इस पॉइंट को अपन डिटेल में और भी ले जा सकते थे, पर वो अभी अपने किसी काम का नहीं है। जब न्यूमेरिकल वगैरह पोर्शन आएगा तब मैं इसकी कुछ बातें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। यही पॉइंट ऑफ व्यू से इसके कॉन्सेप्ट है अच्छे खासे, जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप लोगों को दिमाग में रखना है तापमान बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ये क्वथनांक बिंदु जो है, एक मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है सामान्य क्वथनांक बिंदु, जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो, क्योंकि आप 12th क्लास में आ चुके हो तो आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ा लो। आप जो पढ़ते हो ना पानी का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस, अब उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ो। मैं कहूँगा कि इसको अगर अपन प्रॉपर कॉन्सेप्ट देखें तो क्या है, पानी का क्वथनांक बिंदु नहीं बोलेंगे अपन कि पानी का सामान्य क्वथनांक बिंदु, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, ध्यान से सुनना, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो सकता है। अब आप कहोगे सर कैसे चेंज हो सकता है, तो देखो आप लोगों को बता देता हूँ। क्वथनांक बिंदु जो होता है निर्भर करता है वायुमंडलीय दाब पे। क्वथनांक बिंदु निर्भर करता है वायुमंडलीय दाब पे। ये जो अपन नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं ना, ये हमेशा फिक्स होता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट फ्लक्चुएट होता है, वो कम और ज़्यादा हो सकता है। ये सर कम और ज़्यादा कैसे हो सकता है, थोड़ा एग्जाम्पल दे दो। तो देखो आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आपको ये बात पता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो सुन लो। जब अपन मैं बात करूं कि पहाड़ी एरिया में जाते हैं ना, किसी माउंटेन वाले एरिया में, पहाड़ी क्षेत्रों में, तो जब अपन किसी एरिया में जाते हैं तो जैसे जैसे अपन नॉर्मल एक एरिया से जब अपन पहाड़ पे जाते हैं, मतलब हाइट पे जाते हैं, तो हाइट पे जब अपन जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जैसे जैसे अपन पहाड़ों की तरफ जाएंगे, मतलब ऊंचाई में जाएंगे, तब प्रेशर दाब जो होता है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। दाब कम होता जाता है तो मैं बोलूँगा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। इसका मतलब कि अगर मैं बात करूँ पहाड़ी एरिया पे जल का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस ना होकर 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों में खाना बनाने में जो समय लगता है वो नॉर्मल एरिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा लगता है, नॉर्मल एरिया के कंपैरिजन में ज़्यादा लगता है। ठीक इसी प्रकार अगर अपन गहराई में जाने, मतलब सी एरिया वाले में, जहाँ पे समुद्र तल वगैरह है, तो जो हिली एरिया समुद्र वाले एरियाज हैं, मतलब अगर अपन गहराई में जाते हैं तो गहराई में जाने पर दाब का मान बढ़ता है। दाब का मान बढ़ता है मतलब क्वथनांक बिंदु भी बढ़ता है। और क्वथनांक बिंदु बढ़ रहा है मतलब मैं कहूँगा कि वहाँ पे अपना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अब एक बात सोचो आप, सिंपल सी बात है, 90 डिग्री सेल्सियस में खाना जल्दी बनेगा या 120 डिग्री सेल्सियस में खाना जल्दी बनेगा? तो आपका आंसर आ चुका है कि सर 120 डिग्री सेल्सियस में खाना जल्दी बनेगा, क्योंकि वहाँ पे तापमान ज़्यादा है। जितना ज़्यादा तापमान उतना जल्दी बनेगा। एक सिंपल सी बात है, तापमान कम दोगे तो समय ज़्यादा लगेगा, तापमान ज़्यादा दोगे समय कम लगेगा। तो ज़्यादा तापमान तो वहाँ पे खाना बनने में समय कम लगेगा। और ज़्यादा तापमान कहाँ आता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कहाँ पे आता है वाटर का, गहराई में जाने पर। बॉइलिंग पॉइंट कम कब आता है, पहाड़ पे जाने पर। तो अपन जो बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस वो जल का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। अब ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जिसको कि अपन बोलते हैं सामान्य क्वथनांक बिंदु, क्या होता है तो सुनना, वह तापमान जिस पर किसी द्रव का, वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उसे हम क्वथनांक बिंदु बोलते थे। ठीक है, वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उसको अपन बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। वेपर प्रेशर, वीपी बोले तो वेपर प्रेशर, लिक्विड मतलब द्रव, किसी भी द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, पी एक्सटर्नल मतलब उसके वायुमंडलीय दाब के। और अगर वायुमंडलीय दाब का मान कितना हो, 1 atm, जो कि अपन पढ़ते हैं कि हमारे चारों तरफ जो वायुमंडलीय दाब है, हमारे चारों तरफ जो वायुमंडलीय दाब है उसका मान कितना होता है, 1 atm होता है। उस टेम्परेचर को अपन क्या बोल देते हैं, NBT बोले तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ आई? तो वह तापमान, क्या बोला मैंने, वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उसे हम क्वथनांक बिंदु कहते हैं। और जब किसी द्रव का वाष्प दाब बाहरी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, बाहरी दाब के बराबर हो, और बाहरी दाब का मान 1 atm हो, तो उस पॉइंट को अपन बोल देते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो अपन जो पढ़ते हैं ना, वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आज के बाद कोई पूछे कि 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, तो अपन कहेंगे ये वो पॉइंट है जब किसी द्रव का वाष्प दाब 1 atm के बराबर हो जाता है, 1 atm वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस पॉइंट को अपन बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि फिक्स होता है। बॉइलिंग पॉइंट पानी का चेंज हो सकता है, पर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कभी भी चेंज नहीं होगा। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मान हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट तब आता है जब किसी द्रव का वाष्प दाब या जो अपना लिक्विड है वाटर, उसका वाष्प दाब 1 atm के बराबर हो जाता है। तब जो पॉइंट आता है, तब जो बिंदु आता है, उसको अपन बोलते हैं सामान्य क्वथनांक
क्वथनांक बिंदु, जो कि 1 ATM पे आता है, जिसकी वैल्यू होती है 100 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखने की बात। अब अपन एक और पॉइंट पढ़ते हैं, हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? द्रव का हिमांक बिंदु वह तापमान है जब द्रव अपनी ठोस अवस्था के साथ साम्य अवस्था में रहता है। 2 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला अपन ने बताया द्रव ठोस अवस्था के साथ किस में रहता है? साम्य अवस्था में रहता है। कौन सी साम्य अवस्था? तो सुनो, वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, वह उसका हिमांक बिंदु कहलाता है। क्वथनांक बिंदु में अपन ने देखा जब किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, और यहाँ अपन देख रहे हैं वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, उसको अपन हिमांक बिंदु कहते हैं। और जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। एक बार वापस से देखना, हिमांक बिंदु के बारे में देखो, सिंपल सी बात है, जब किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस विलायक कैसा लेना है? ठोस, मतलब विलायक को ठोस में परिवर्तित करना है, ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। ठीक है, जब किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, उसको तो अपन हिमांक बिंदु कहते हैं। और जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, ठीक है, बाहरी दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उसको अपन क्वथनांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो उसको अपन क्वथनांक बिंदु, और जब किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाए उसको अपन बोलेंगे हिमांक बिंदु। एक बार जल्दी से क्वथनांक बिंदु हिमांक बिंदु को पढ़ लो, कोई डाउट हो कमेंट करके बता सकते हो, फिर अपन इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी से एक बार इनको देख लो। हाँ तो बच्चों, आपको बात समझ आ गई होगी। तो देखो सिंपल सी बात बता देता हूँ आप लोगों को। आपने एक ऐड के बारे में सुना होगा कि ऐड में आता है कि मैगी 2 मिनट में बन के तैयार है, तो जो 2 मिनट में बन के तैयार है वो अपन बोलेंगे नॉर्मल एरिया के अंदर है। अब मैं वही बात करूँ, पहाड़ों पे अगर मैगी खानी है आप लोगों को, आइडियल, वैसे 2 मिनट में बनती नहीं है, मेरे को भी पता है, पर एक आइडियल बात करता हूँ मैं आप लोगों से कि अगर 2 मिनट में बन रही है मैगी, ठीक है, नॉर्मल एरिया में, नॉर्मल एरिया भी आप लोगों को बता देता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। ये एक एरिया, ठीक है, ये पहाड़ वाला एरिया हो गया और ये गहराई वाला एरिया हो गया, ठीक है, समुद्र तट वाला, समुद्र तट निचला एरिया, पहाड़ ऊपरी एरिया है ना, ऊपरी इलाके, पहाड़ी इलाके, और ये नॉर्मल जहाँ पे अपन है। तो मैं बात करूँ यहाँ पे अगर कोई मैगी बना रहा है तो उसको कितने मिनट लगेंगे? 2 मिनट लगेंगे। यहाँ पे कोई मैगी बना रहा है तो उसको 2 मिनट से ज़्यादा का समय लगेगा, और यहाँ कोई मैगी बना रहा है तो उसको 2 मिनट से कम का समय लगेगा। सिंपल सी बात बोल देता हूँ, यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 से कम, फॉर एग्जांपल 96 मान लेते हैं, 96 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मान लेता हूँ मैं 105 डिग्री सेल्सियस। अब आप एक बात बताओ, टेम्परेचर कहाँ पे ज़्यादा है? नीचे। तो मैं कहूँगा यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे खाना बनने में समय सबसे कम लगेगा। यहाँ पे टेम्परेचर इन दोनों के बीच का है, तो मैं कहूँगा समय बीच का लगेगा, ना तो 2 मिनट से ज़्यादा ना 2 मिनट से कम, मैंने 2 मिनट बोल दिया। और जो पहाड़ी एरियाज है ना, हिली एरियाज है, वहाँ पे जो समय लगेगा अपने को वो 2 मिनट से ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर और कम है। इसको अपन बोलते हैं कम ताप। यहाँ पे जो वेपर बनेगी ना वो कम ताप वाली ऊष्मा, यहाँ पे कम ताप वाली वाष्प, यहाँ पे अधिक ताप वाली वाष्प, और यहाँ पे मध्यम ताप वाली वाष्प, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को दिमाग में रखना है। अब आपको 2-3 क्वेश्चन है जो आपको बताने, ठीक है, कमेंट में आप बता सकते हो, कहीं से भी पता करके आओ, नहीं पता चले, नहीं समझ आए तो मेरे को वापस बताना, ठीक है। आप लोगों ने छोटे क्लासेस में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, प्रेशर कुकर में खाना बनने में समय कम लगता है, ठीक है, सुना होगा आपने ये बात, प्रेशर कुकर में खाना बनने में समय कम लगता है। अब आप लोगों को कमेंट में बताना है कि प्रेशर कुकर में खाना बनने में समय कम क्यों लगता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, तो मेरे को प्रेशर ज़्यादा है तो सबको ही पता है, नाम है उसका प्रेशर कुकर है कि प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा है, पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताना है कि इसके पीछे जो मैंने आपको आज की क्लास में समझाया, क्या आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हो, क्या उससे आप रिलेट कर पा रहे हो। तो नीचे कॉमेंट में आंसर करना, प्रेशर कुकर में खाना बनने में समय कम क्यों लगता है, ठीक है। एक और सवाल दे देता हूँ आप लोगों को, पहाड़ी क्षेत्रों में खाना बनाने में समय अधिक क्यों लगता है, समझाइए। तो 2 सवाल, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है, पहाड़ी क्षेत्रों में खाना बनने में समय अधिक क्यों लगता है, प्रेशर कुकर में जल्दी क्यों बनता है और पहाड़ पे खाना बनने में समय कम क्यों लगता है। तो आप लोगों को इन 2 क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करना है, कहीं से भी ढूंढ के लाओ, कैसे भी ढूंढ के लाओ, वैसे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है बच्चों।
अपन आगे मूव करते हैं तो वापस से दोनों डेफिनेशन एक बार बता देता हूँ। सामान्य क्वथनांक बिंदु नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उसको अपन बोल देते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और हिमांक बिंदु क्या होता है, जब किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। जब किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसको अपन हिमांक बिंदु कहते हैं। द्रव का हिमांक बिंदु वह ताप है जहां पर द्रव अपनी ठोस अवस्था के साथ साम्य अवस्था में रहता है। सिंपल बात। अब हम स्टार्ट करने वाले राउल्ट का नियम। अपन बात करेंगे सबसे पहले द्रव तंत्र के लिए। राउल्ट का नियम अपन लगा रहे हैं द्रव तंत्र के लिए। फॉर एग्जाम्पल सुनना ध्यान से, फिर से मैंने एक यहाँ पे कंटेनर ले लिया है, ठीक है। तो इसमें मैंने पता है क्या किया, एक कंटेनर था मेरा जिसमें लिक्विड ए था, ठीक है, द्रव ए था। एक कंटेनर है जिसमें मेरा लिक्विड बी था। मैंने लिक्विड ए का कंटेनर, लिक्विड बी का कंटेनर, दोनों को मिक्स कर दिया। मतलब यहाँ पे कौन है, द्रव ए प्लस द्रव बी, ठीक है। अब ये जो द्रव ए और द्रव बी है ये दोनों कैसे हैं, वाष्पशील प्रवृत्ति के। वाष्पशील प्रवृत्ति के मतलब दोनों वाष्प बनाएंगे, मतलब दोनों के वाष्प दाब कुछ ना कुछ होंगे। मतलब मैं कहूँगा कि यहाँ पे पी नॉट ए नॉट इक्वल टू जीरो, पी नॉट ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी नॉट बी ये भी कैसा होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो पी नॉट बी क्या होंगे, जीरो के इक्वल नहीं होंगे। पी नॉट बी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब दोनों के कुछ ना कुछ वाष्प दाब होंगे। अब मैं बात करता हूँ, देखो दोनों के दोनों जो है ना द्रव में घुलनशील है। दोनों के दोनों द्रव में क्या है, घुलनशील है। अगर दोनों के दोनों घुलनशील है तो मैं कहूँगा दोनों के मोल अंश का योग कितना होगा, एक होगा। एक्स ए प्लस एक्स का योग कितना होगा, कल ही अपन ने पढ़ा था, यदि विलयन में दो घटक है तो दोनों घटकों के मोल अंश का योग कितना होता है। पिछले लेक्चर में ही अपन ने पढ़ा था, यदि अपने किसी विलयन में दो घटक है तो दोनों घटकों के मोल अंश का योग कितना होगा, एक होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, आपस में घुलनशील है। जब दोनों द्रव आपस में घुलनशील है तो एक्स ए प्लस एक्स बी का मान एक होगा, और दोनों वाष्पशील है मतलब दोनों के पी नॉट है पी नॉट बी का मान कुछ ना कुछ होगा। अब ये पी नॉट बी क्या है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दो द्रव थे, लिक्विड है लिक्विड भी, दोनों को अपन ने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। दोनों द्रवों को अपन ने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो राउल्ट का नियम अपन पहले लगा रहे हैं। पहले अपन इसमें दो केस पढ़ेंगे, एक अपन ठोस और द्रव को मिला रहे हैं और एक अपन द्रव को मिला रहे हैं। पहला कौन सा केस पढ़ रहे हैं अपन, जब अपन द्रव प्लस द्रव को मिला रहे हैं, ठीक है। तो द्रव तंत्र के लिए अब यहाँ पे मैंने आपके लिए राउल्ट का नियम लिखा है, नियत ताप पर किसी भी अवयव का आंशिक वाष्प दाब, नियत ताप पर किसी भी अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोल प्रभाज के मोल अंश के अथवा मोल भिन्न के सीधे समानुपाती होता है। क्या होता है, सीधे समानुपाती होता है। तो यहां से देखो डेफिनेशन क्या है, किसी भी अवयव का वाष्प दाब मतलब पी नॉट है, वाष्प दाब या आंशिक वाष्प दाब, किसी भी अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। यही क्या है, राउल्ट का नियम, पी ए समानुपाती एक्स ए। अब मैं कहूँ पीबी का वाष्प दाब बताओ, तो पीबी क्या है अपना, पीबी है बी का आंशिक वाष्प दाब। पीबी क्या है, बी का आंशिक वाष्प दाब। तो पीबी हो गया अपने बी का आंशिक वाष्प दाब। तो बी का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उपस्थित बी के मोल अंश के समानुपाती होता है, पीबी समानुपाती एक्स बी। ये जो मैंने बातें लिखी है किसके हिसाब से लिखी है, राउल्ट के नियम के हिसाब से। इस चैप्टर में आपको देखो दो नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और दो नियम पढ़ने ही पढ़ने हैं, एक राउल्ट का नियम और एक हेनरी का नियम। एक राउल्ट का नियम और एक हेनरी का नियम, दोनों नियम आपको अच्छे से आने चाहिए। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं एज इट इज, तो आपको पता होना चाहिए। तो वापस सुनो, नियत ताप पर किसी भी अवयव का, मैंने कौन सा अवयव लिया पहले, ए, बाद में क्या लिया मैंने, बी, ठीक है। दो ही तो अवयव है मेरे पास, एक ए एक बी। तो नियत ताप पर किसी भी अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उपस्थित उसी अवयव के मोल प्रभाज के सीधे समानुपाती होता है। अब इसी को मैं इसी तरह से देखो, इसी लाइन को मैं कैसे बोल रहा हूं, विलयन में उपस्थित ए का आंशिक वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित ए के मोल अंश के समानुपाती होता है। बी का आंशिक वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित बी के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो किसी भी अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। किसी भी अवयव का आंशिक वाष्प दाब किसी भी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो पीबी समानुपाती एक्स बी, पीए समानुपाती एक्स। ये जो मैंने लाइन बोली है मैंने बोली अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम के अनुसार।
डेफिनेशन शायद आप लोगों को समझ आ गई होगी। लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी को मिक्स कर रहा हूँ, दोनों लिक्विड कैसे हैं, दोनों वाष्पशील है, मतलब दोनों वाष्पशील है, मतलब दोनों वाष्प बनाएंगे, दोनों वाष्प बनाएंगे मतलब दोनों का वाष्प दाब कुछ ना कुछ होगा, और दोनों का वाष्प दाब कुछ ना कुछ होगा मतलब जीरो तो नहीं होगा। तो मैंने कहा पी नॉट ए नॉट इक्वल टू जीरो, पी नॉट बी भी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए और बी दोनों का वाष्प दाब जीरो तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, इसलिए मैंने पी नॉट ए पी नॉट बी को नॉट इक्वल टू जीरो कर दिया। क्योंकि लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों आपस में कैसे घुलनशील है, जब भी कोई दो चीजें आपस में घुलनशील हो मतलब दोनों घटकों के मूल अंश का योग कितना होगा, एक होगा। जब भी कोई दो द्रव अगर आपस में घुलनशील है तो मैं कहूंगा दोनों जो अपने पास द्रव है दोनों के मोल अंश का योग का, दोनों घटकों के मोल अंश का योग कितना होगा, एक होगा। एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर एक। यहां से लिख दिया मैंने पी ए का आंशिक वाष्प दाब समानुपाती होता है ए के मूल अंश के, बी का आंशिक वाष्प दाब समानुपाती होता है बी के मूल अंश के। पी ए समानुपाती एक्स ए, पी बी समानुपाती एक्स बी। अब आप लोगों को पता है जब जब प्रोपोर्शनल हटता है, जब जब समानुपाती हटता है तब तब कोई ना कोई कांस्टेंट आता है ना, पता है आपको ये बात, जब जब समानुपाती हटता है तब तब कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पे पी ए समानुपाती था एक्स ए के, पी बी समानुपाती था एक्स बी के। अब क्योंकि समानुपाती हट रहा है तो मैं कहूंगा पी ए बराबर पी नॉट है एक्स ए, पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी, पी ए बराबर पी नॉट है एक्स ए, पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी। तो यहाँ पे पी नॉट ए पी नॉट बी क्या है, पी ए पी बी क्या है अभी बता देता हूँ चलो आपको। पी ए है ए का आंशिक वाष्प दाब, पी बी है बी का आंशिक वाष्प दाब, कब, जब ये विलयन में थे। पी नॉट ए पी नॉट बी, पी नॉट ए है ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, पी नॉट बी है बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। अब ये शुद्ध अवस्था क्या होती है, देखो सुनो, जब मेरा लिक्विड ए अकेला था, लिक्विड ए क्या था, अकेला था, जब मैंने इसको हीट करना शुरू किया, ठीक है, इसको टेम्परेचर देना शुरू किया, तब ए ने जो वाष्प दाब बनाया उसको मैं क्या बोलूंगा, पी नॉट ए, क्योंकि अभी कंटेनर में अपने पास सिर्फ ए है। शुद्ध कब बोलते, जब कोई चीज अकेली हो, ठीक है। अब देखो इधर ये लिक्विड भी अकेला था, मैं कहूंगा इस बी ने, जब मैंने इसको टेम्परेचर या हीट करना शुरू किया तो जो इसने बी ने जो वाष्प दाब बनाया उसको मैं बोलूंगा पी नॉट बी, क्योंकि बी कैसा था, अकेला था। तो पी नॉट ए पी नॉट बी क्या है, पी नॉट ए है ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, पी नॉट बी है बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। पी ए पी बी क्या है, पी ए है ए का आंशिक वाष्प दाब विलयन में, पी बी बी का आंशिक वाष्प दाब विलयन में। मतलब पी ए पी बी कब आते हैं, जब अपन दोनों द्रवों को मिक्स कर देते हैं। पी नॉट ए पी नॉट बी कब आते हैं, जब दोनों द्रव अलग अलग थे, तब जब मैंने उनको हीट किया था तब उनका जो वेपर प्रेशर आया था वो पी नॉट ए पी नॉट बी था। शायद आपको बात समझ आ गई होगी मैं क्या बोल रहा हूँ। कमेंट में बता दिया करो कोई सी भी अगर आपको डाउट है, कोई सी बात समझ नहीं आई है, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या हो तो आप हर एक बात कमेंट में बता सकते हो। अब देखो यहाँ पे अपन एक डायग्राम बनाया, लिक्विड ए और लिक्विड बी, अपने पास दो लिक्विड थे, ए लिक्विड ए का मोल अंश एक्स ए, लिक्विड बी का मोल अंश एक्स बी। नीचे अपने पास लिक्विड द्रव था। अब जब अपन इसको हीट करेंगे तो द्रव किस में जाएगी, वाष्प में जाएगी, ठीक है। वाष्प में जाएगी तो वाष्प दाब भी होगा, तो मेरे पास ए का आंशिक वाष्प दाब पी ए, बी का आंशिक वाष्प दाब पी बी, पी ए पी बी। अब देखो वाई ए वाई बी और एक्स ए एक्स बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्स ए एक्स बी है, एक्स ए है द्रव ए का मोल अंश, एक्स बी है द्रव बी का मोल अंश, वाई ए है वाष्प अवस्था में ए का मोल अंश, वाई बी है वाष्प अवस्था में बी का मोल अंश। मतलब वाष्प अवस्था में भी मोल अंश होते हैं जिनको अपन वाई ए वाई बी से लिखते हैं। वाई ए वाष्प अवस्था में ए का मोल अंश, वाई बी वाष्प अवस्था में बी का मोल अंश। एक्स एक्स बी विलयन में अवस्थित या द्रव में अवस्थित है ना, विलयन या द्रव में, तो द्रव ए का मोल अंश एक्स ए, द्रव बी का मोल अंश एक्स बी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज अभी अपन न्यूमेरिकल करने वाले हैं थोड़ी देर में, तो जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो आप लोगों को एक बात दिमाग में फिट रखनी है अपने कि क्या बोला मैंने, कि सिंपल सी एक बात है, अपने को क्या पूछ रहे हैं, वो द्रव ए के मोल अंश पूछ रहे हैं या वाष्प अवस्था में ए के मोल अंश पूछ रहे हैं। वाष्प अवस्था में ए के मोल अंश पूछ रहे हैं तो वाई ए पूछ रहा है, और द्रव अवस्था में ए का मोल अंश पूछ रहा है तो एक्स से पूछ रहे हैं। सिंपल सी बात, ठीक है। तो वाष्प देखो, अब यहाँ पे वाष्प वेपर, वेपर के केस में अपने को लगाना डाल्टन का नियम और लिक्विड के केस में अपने को लगाना राउल्ट का नियम, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मतलब समझ लेते हैं। पी नॉट ए क्या है, शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब, पी नॉट बी शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब, पी ए का आंशिक वाष्प दाब, पी बी का आंशिक वाष्प दाब, एक्स ए विलयन में उपस्थित ए का मोल अंश, एक्स बी विलयन में उपस्थित बी का मोल अंश, और वाई ए वाष्प अवस्था में ए का मोल अंश एंड वाई बी वाष्प अवस्था में बी का मोल अंश। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी है जो आप लोगों को आनी चाहिए, फिर अपन इस चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले, तो ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। वापस से सुनो, पी नॉट ए पी नॉट बी, ए तथा बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, पी ए पी बी ए तथा बी का विलयन में आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। एक्स ए एक्स बी, एक्स ए और एक्स बी अपना ए का मोल अंश विलयन में
और द्रव अवस्था में ए का मूल अंश x है, द्रव अवस्था में b का मूल अंश x b, वाष्प अवस्था में ए का मूल अंश y है, वाष्प अवस्था में b का मूल अंश y b। तो सारी बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अब अपन चल रहे हैं राउल्ट के नियम पे वापस आते हैं। किसी भी अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में अवस्थित उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो पी ए समानुपाती x है, पी बी समानुपाती x बी। समानुपाती हटा, कांस्टेंट आया, पी ए बराबर पी नॉट x है, पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब हम पढ़ रहे हैं डाल्टन के नियम के अनुसार। अब ये डाल्टन का नियम क्या है? तो देखो डाल्टन का नियम कहता है कि जो कुल वाष्प दाब होगा, ठीक है, वो ए तथा बी के वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। डाल्टन क्या बोलता था कि जितने भी घटक है, अगर आपको कुल वाष्प दाब निकालना तो सभी घटकों के वाष्प दाब को जोड़ दो, सभी घटकों के आंशिक वाष्प दाब को जोड़ दो, आपको पता चल जाएगा कुल वाष्प दाब। तो यहाँ पे अपने को विलयन का कुल वाष्प दाब निकालना था। इसको P टोटल या PS से बोलते हैं। PS बोले तब भी विलयन का वाष्प दाब, PT बोले तब भी विलयन का कुल वाष्प दाब। तो टोटल PT लिखा हो चाहे PS लिखा हो, बात ये कि वो विलयन के वाष्प दाब को बता रहा है। तो डाल्टन के नियम के अनुसार P टोटल कैसे निकालेंगे अपन? PA और PB को जोड़ देंगे। PA क्या था? A का आंशिक वाष्प दाब। PB क्या था? B का आंशिक वाष्प दाब। दोनों को जोड़ दो, PA PB को। तो PT मेरे को निकालना था, PA की वैल्यू P नॉट x है, PB की वैल्यू P नॉट B x भी। सिंपल सी बात, ठीक है। अब अपन जानते हैं x प्लस एक्स बी का मान कितना होता है? 1 होता है। अगर मान लो आपको किसी सवाल में, ये मैंने देखो इक्वेशन यहाँ पे आप लोगों के लिए बनाई है यहाँ पे, अगर मान लो अपने को किसी सवाल में एक्स बी निकालना है, क्या निकालना है? एक्स बी। और एक्स, देखो सुनो, अगर अपने को एक्स बी निकालना है, ठीक है, एक्स से भी नहीं पता अपने को और एक्स भी निकालना है, तो मेरे को इस एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स प्लस एक्स बी की वैल्यू होती है 1, तो मैं एक्स बी की जगह लिख सकता हूँ। अगर एक्स बी की जगह लिखना हो तो मैं लिखता हूँ 1 माइनस एक्स, और एक्स की जगह लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस एक्स बी। तो इस एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया? 1 माइनस एक्स बी, ताकि मैं एक्स भी निकाल सकूँ। समझ आ रही है मेरी बात? अगर आपको विलयन में या जब भी इस टाइप का सवाल हो और आपको बी का मूल अंश निकालना हो, बी का मूल अंश निकालना तो इस एक्स को एलिमिनेट कर दो। एक्स को कैसे एलिमिनेट करोगे? अपन जानते हैं एक्स प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है? 1 होता है। एक्स को हटाना है तो क्या मैं एक्स की जगह 1 माइनस एक्स बी लिख सकता हूँ? तो मैंने एक्स की जगह क्या लिख दिया? 1 माइनस एक्स बी। अब पी नॉट ए को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया? पी नॉट ए। पी नॉट ए को एक्स बी से मल्टीप्लाई करो, माइनस लगाओ, पी नॉट ए को एक्स बी से मल्टीप्लाई करो तो बन गया पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, तो चल ही रहा है। अब पी एस बराबर पी नॉट ए। अब यहाँ से देखो मैंने क्या किया, कॉमन लेना सिखाता हूँ आपको थोड़ा। अपने पास इक्वेशन आई पी एस बराबर पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब मैं इस इक्वेशन को देखो कैसे करूंगा, तो पी एस बराबर पी नॉट ए, कॉमन ले रहा हूँ, पी एस बराबर पी नॉट ए। अब मेरे को एक्स बी दोनों जगह नजर आ रहे हैं, तो मैं एक्स बी को कॉमन ले रहा हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे साइन लगाया प्लस और ये लिख दिया माइनस। प्लस माइनस अभी भी कितना होगा? माइनस ही होगा। बस मैंने प्लस माइनस लिखा है, प्लस माइनस अभी भी कितना होता है? माइनस होता है। पी नॉट ए, ठीक है, एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब देखो पी नॉट बी किसका है? पी नॉट बी को प्लस ले लूँ, पी नॉट ए को क्या ले लूँ? माइनस ले लूँ, और एक्स बी दोनों में कॉमन आ गया, तो मैंने लिखा पी एस बराबर पी नॉट ए प्लस एक्स बी, क्या ले लिया मैंने? दोनों जगह से कॉमन। अब देखो माइनस वाला और एक प्लस वाला, तो क्या पहले प्लस वाला लिख दूँ पी नॉट बी, और बाद में क्या लिख दूँ? माइनस वाला, तो क्या बन गया? पी नॉट ए। सिंपल सी बात। पी एस बराबर पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। अब अगर मान लो आपको कंफ्यूज होता है कि सर ये जो अपन ने किया सही है या नहीं है, तो देखो सिंपल सी बात सुनना, पी नॉट बी को एक्स बी से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी, साइन कौन सा लगाएंगे? पॉजिटिव। पी नॉट बी एक्स बी साइन कौन सा है? पॉजिटिव। अब इस माइनस पी नॉट ए को एक्स बी से मल्टीप्लाई करूँ जो कि प्लस का है, तो देखो पी नॉट ए एक्स बी और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो क्या आ गया? माइनस में पी नॉट ए एक्स बी। तो क्या इस वाले इक्वेशन से मैं वापस यहाँ पहुंच गया? इस वाले इक्वेशन से मैं वापस यहाँ पहुंच गया। सिंपल सी बात, चेक कर लो, क्रॉस चेक। पी एस बराबर पी नॉट ए, एक्स बी को पी नॉट बी से मल्टीप्लाई किया, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पी नॉट एक्स बी पॉजिटिव आया, खत्म बात। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस होते हैं। पी नॉट ए एक्स बी, तो वापस उस इक्वेशन पे आ गए। किया क्या? बस मैंने इस माइनस जो था ना उसकी जगह प्लस माइनस कर दिया। प्लस माइनस अभी भी कितना होगा? माइनस ही होगा। प्लस माइनस अभी भी कितना होगा मेरा? माइनस ही होगा। तो बस प्लस साइन लगाया मैंने। फिर देखो यहाँ पे मैंने प्लस लगाया, माइनस पी नॉट एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी कॉमन ले लिया, क्योंकि ये प्लस का है तो पहले लिख दिया, माइनस का पी नॉट है तो बाद में लिख दिया। तो पी एस बराबर पी नॉट ए प्लस एक्स बी ब्रैकेट में पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए।
सिंपल बात। अभी जब वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब इसको और अच्छे से अपन देख लेंगे। तो पी एस बराबर पी नॉट ए प्लस एक्स बी, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। इसको अपन कंपेयर करेंगे y बराबर एम एक्स प्लस सी से। जब अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ आपको मैं अगली क्लास में वैसे भी समझाने वाला हूँ। अभी के लिए देखो y एक्सिस पे अगर मैं क्या लेता हूँ, विलयन का कुल वाष्प दाब लेता हूँ, x एक्सिस पे क्या लेता हूँ, मोल अंश लेता हूँ। तो जो मेरी देखो c तो आ जाएगा अपना पी नॉट ए और स्लोप आ जाएगी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। अब यहाँ से ये किसको फॉलो करा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को। तो यहाँ पे अपने को स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा, y बराबर एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे एक बात दिमाग में रखना, जब मैं पी नॉट बी से पी नॉट ए माइनस करूंगा और वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। जब पी नॉट बी पी नॉट ए से बड़ा है, सिंपल सी बात, अगर पी नॉट बी का मान पी नॉट ए से बड़ा है तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे 10 और यहाँ पे 2 है तो 10 माइनस 2 प्लस का 8। तो जब पी नॉट बी पी नॉट ए से बड़ा होगा तब डाल कैसी आएगी, यहाँ पे धनात्मक आएगी। अब वही मैंने कहा कि अगर पी नॉट ए पी नॉट बी से बड़ा हो, जैसे मैंने पी नॉट ए ले लिया 10 और पी नॉट बी ले लिया 8, तो 8 माइनस 10 वैल्यू क्या आएगी, -2। तो जब पी नॉट ए पी नॉट बी से बड़ा होगा तो ढाल कैसी आएगी, ऋणात्मक। पी नॉट बी पी नॉट ए से बड़ा होगा तो ढाल कैसी आएगी, धनात्मक। सिंपल बात। ये सारी चीजें जब अपन अभी न्यूमेरिकल करेंगे ना तब आप लोगों को समझ में आएगी। इन सारे जितने भी आपको फॉर्मेट नजर आ रहे हैं सब पे मैं एक एक न्यूमेरिकल आपको करवाने वाला हूँ। डाल्टन का नियम पे आते हैं। डाल्टन का नियम क्या है, तो देखो इसका एक और जो छोटा सा अपने को कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है वो ये है, अपने को किसी भी गैस का आंशिक वाष्प जो किसी भी गैस का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो मोल प्रभाज इंटू गैस के कुल दाब के बराबर होता है। किसी भी गैस का आंशिक जो दाब होता है वो मोल प्रभाज इंटू गैस के कुल दाब के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर देखो, क्योंकि गैस का आंशिक वाष्प दाब मोल प्रभाज इंटू गैस का कुल दाब, तो ये मोल प्रभाज भी किसके होंगे, गैस के होंगे। तो मेरे को अगर देखो गैस का आंशिक दाब, ठीक है, मैंने को ए का निकालना था, तो ए का आंशिक वाष्प दाब पी है, मोल प्रभाज ए का मोल अंश गैस अवस्था में वाई है, गैस का कुल दाब पीटी। तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, रिलेशन निकाला, पी ए बराबर वाई ए इंटू पी टी। अब क्या यहाँ से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, वाई ए निकालना हो तो मैं पी ए अपन क्या कर दूंगा, पी टी कर दूंगा। वाई ए निकालना है तो पी ए में पी ए अपॉन में किसको लेके चल जाऊंगा, पी टी को। मतलब अगर अपने को सिंपल सी बात जो बताता हूँ, अगर अपने को क्या निकालना है, वाष्प अवस्था में ए के मोल अंश निकालने हैं। यदि हमें वाष्प अवस्था में ए के मोल अंश निकालने हैं तो ऊपर क्या करेंगे अपन, पी ए, ठीक है, ए का आंशिक वाष्प दाब अपॉन क्या कर देंगे, कुल वाष्प दाब। ए का आंशिक वाष्प दाब पी नॉट ए एक्स से, कुल वाष्प दाब पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी, खत्म बात। ए का अगर मेरे को वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज निकालना है, ए का वाष्प अवस्था में मोल अंश निकालना है, तो मैं ऊपर क्या कर दूंगा, ए का आंशिक वाष्प दाब और नीचे कुल दाब। तो आंशिक वाष्प दाब ए का कितना होगा, पी नॉट ए एक्स से, ठीक है, और पी टोटल कितना होगा, पी नॉट एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ऐसे कैसे, अगर मेरे को गैस देखो किस गैस बी का आंशिक वाष्प दाब वो क्या होगा, पी बी बराबर मोल प्रभाज, गैस का मोल प्रभाज क्या होगा, बी का, वाई बी, कुल दाब पी टी। तो जैसे वाई बी निकालना है तो ऊपर क्या रख दूंगा, मेरे को अगर बी का वाष्प अवस्था में मोल अंश निकालना है तो ऊपर रख दूंगा मैं बी का आंशिक वाष्प दाब मतलब पी बी और नीचे कुल वाष्प दाब मतलब पी टी। तो वाई बी बराबर पी बी अपन पी टी। तो वाई बी बराबर पी बी अपन पी टी, तो पी बी का मान पी नॉट बी एक्स बी और पी टी का मान पी नॉट एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी, खत्म बात। वाई ए वाई बी क्या है, वाई ए वाई बी है वाष्प अवस्था में मोल अंश, वाई ए वाई बी क्या है, वाष्प अवस्था में मोल अंश, और एक्स एक्स बी क्या है, द्रव अवस्था में मोल अंश। एक बार वापस से सारे फॉर्मूला सारे इक्वेशंस देख लो। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके मेरे को बताओ क्या डाउट है आप लोगों को, और नहीं है तो अपन चलते हैं आगे, फिर कुछ ही देर में अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों शायद आपने देख लिया होगा, देखो वापस एक बार बता देता हूँ, इस जो अभी तक जो अपन ने पूरा ये पढ़ा है ना, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है सुनना ध्यान से। पी ए जो होता है राउल के नियम से पी ए समानुपाती होता है एक्स से, मतलब ए का आंशिक वाष्प दाब समानुपाती होता है ए के मोल अंश के विलयन में उपस्थित। पी बी समानुपाती होता है किसके, एक्स बी के। समानुपाती हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स से, ठीक है, पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी, सिंपल सी बात। अब मेरे को पीटी निकालना है तो डाल्टन का नियम कहता है कि अगर अपने को कुल वाष्प दाब निकालना है तो सारे आंशिक वाष्प दाब को क्या कर दो, जोड़ दो, जितने भी अपने पास अवयव उपस्थित है। तो अपने पास 2 अवयव थे और भी, तो दोनों के मैंने आंशिक वाष्प दाब को जोड़ दिया। तो पीटी निकालेंगे तो पी नॉट एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब आपको किसी क्वेश्चन में अगर मान लो ऐसे बोले कि एक्स ए निकालो, क्या निकालो, एक्स ए। अब अपने को एक्स बी भी नहीं पता, अब 2 चीजें नहीं पता अपने को, तो क्या करेंगे, एक चीज को हटा देंगे, जो चीज पूछी उसी को रखेंगे। तो अपन जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी का मान कितना होता है, 1 होता है। तो क्या मैं एक्स बी की जगह रख सकता हूँ 1 माइनस एक्स ए,
इस एक्स को इधर भेजूंगा तो क्या बन गया 1 माइनस एक्स ए। तो पी टी बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, और एक्स बी की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस एक्स ए। अब इसको सॉल्व करो और कॉमन ले लो, सिंपल सी बात, ठीक है। अब ये सारी बातें अभी अपने काम आने वाली है, अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं, इससे मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा है 2 द्रव, ठीक है, 2 द्रव, एक बार देख लेना क्वेश्चन सबको नजर आ रहा है। 2 द्रव ए तथा बी मिलकर, ठीक है, क्वेश्चन सबको नजर आ ही रहा है। 2 द्रव ए तथा बी मिलकर एक आदर्श विलयन बनाते हैं जिसका कुल दाब समीकरण P बराबर 235 माइनस 115 x दिया गया है, जहां x द्रव B का मोल प्रभाज है तथा P नोट ए शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब तथा P नोट B शुद्ध द्रव B का वाष्प दाब है, के मान ज्ञात कीजिए। तो अपने को मान ज्ञात करने। अब यहाँ पे देखो बच्चों, एक सिंपल सी बात आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ कि 2 द्रव दे रखे अपने को A और B, जिसका कि कुल दाब समीकरण लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। P बराबर 235, ठीक है, माइनस 115x, ठीक है, ये है जहां x द्रव B का मोल प्रभाज है। तो क्या मैं इस x को xb लिख दूं? देखो यहाँ पे वैसे स्मॉल x है, मैं कैपिटल X ले रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, xb ले रहा हूँ, मैंने इस x को xb ले लिया, ठीक है। और x क्या है? द्रव B का मोल प्रभाज, इसलिए मैंने इसको xb लिख दिया। तो P बराबर 235 माइनस 115 xb, और ये P क्या है? ये है P टोटल। P क्या है? P टोटल। कुल दाब दे रखा अपने को P बराबर 235 माइनस 115 x दिया गया है, जहाँ पे x द्रव B का मोल प्रभाज है, तो मैंने xb लिख दिया, ठीक है। अपने को P नॉट और P नॉट B के मान ज्ञात करने। अब अपने को देखो, जो अपन ने इक्वेशन बनाई ना, उससे रिलेट करते हैं। कैसे रिलेट करते हैं सुनना। अभी मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा था, PT बराबर P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। जल्दी जल्दी देखते जाना, PA बराबर P नॉट ए एक्स ए P नॉट बी एक्स बी, ठीक है। अब मेरे को क्योंकि इस इक्वेशन में XB दे रखा है, तो मैं XA को हटाऊंगा। XA को हटाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ XA की जगह? क्योंकि देखो अपन जानते हैं XA प्लस XB का मान कितना होता है? 1 होता है। क्योंकि मेरे को XB के टर्म्स में, देखो इस इक्वेशन को XB के टर्म्स में लेके आनी है, तो मैं इस XA को रिमूव करूंगा, तो मैं XA की जगह क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस XB। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपन जानते हैं XA प्लस XB की वैल्यू 1 होती है। तो XA लिखना था, तो मैंने 1 में से XB को माइनस कर दिया, 1 माइनस XB। तो इस XA की जगह मैंने पुट किया 1 माइनस XB, ठीक है, प्लस P नॉट B XB। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके बच्चों, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। PT बराबर P नॉट ए को 1 से मल्टीप्लाई किया, P नॉट ए माइनस P नॉट ए को XB से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया? देखो पहले P नॉट ए को 1 से मल्टीप्लाई करके P नॉट ए लिखा, फिर माइनस का साइन लगाया, P नॉट ए XB, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें हो तो बता देना, नहीं हो तो बहुत बढ़िया। प्लस वापिस से लिख देते हैं P नॉट बी XB, P नॉट बी XB। कोई प्रॉब्लम बच्चों इसमें? ठीक है, नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब अपने को PT बराबर P नॉट लिखा मैंने। अब मेरे को क्या चाहिए? XB दोनों में कॉमन है, तो मेरे को XB को बाहर लेना है। क्या कर सकता हूं मैं? तो देखो यहाँ पे मैंने एक प्लस साइन लगाया, प्लस साइन लगा के माइनस लिख दिया। कोई गड़बड़? देखो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस अभी भी कितना होता है? माइनस ही होता है, तो मैंने प्लस माइनस माइनस रहने दिया। अब मैंने लिखा P नॉट ए XB प्लस P नॉट बी XB, ठीक है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो PT बराबर P नॉट ए। अब यहां से देखो XB कॉमन, प्लस का साइन है ही, मैंने XB को ले लिया कॉमन, ठीक है। अब ये P नॉट ए के साथ कौन सा साइन है? माइनस, और P नॉट बी के साथ कौन सा साइन है? प्लस। बस अपने को अच्छा लगता है पहले वाले को प्लस लिखना, बाद वाले को माइनस लिखना। देखो A माइनस बी लिखूं या माइनस बी प्लस ए लिखूं, बात तो एक ही होती है ना। A माइनस बी लिखूं या माइनस बी प्लस ए लिखूं, बात एक ही है। कैसे बात एक है? A पॉजिटिव का इधर भी A पॉजिटिव का, B नेगेटिव का इधर भी नेगेटिव का। तो यहाँ पे अब बस कुछ बच्चों को ये लिखता हूँ ना, तो उनको अच्छा लगता है देखना। ऐसे लिखता हूँ तो घबरा जाते हैं। तो चलो ये जो अच्छा लगता है वो लिख देते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे बच्चों के लिए कुछ भी कर दूंगा मैं। तो XB लिख दिया मैंने। अब P नॉट बी क्योंकि पॉजिटिव का है, तो P नॉट बी मैंने अंदर लिख दिया, और इस P नॉट ए को, मतलब P नॉट बी को पहले लिख दिया, P नॉट ए को बाद में लिख दिया। कोई प्रॉब्लम? तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई XB के टर्म्स में। देख लो XB के टर्म्स में इक्वेशन लेके आया हूँ। अब अगर मान लो किसी को ये डाउट होता है कि सर जो हमने कॉमन लिया वो सही है या नहीं है, तो क्रॉस चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। इस वाली इक्वेशन पे वापस पहुंच सकते हैं अपन। कैसे पहुंच सकते हैं? देखो इस पे जाना है मेरे को। PT बराबर P नॉट ए, ठीक है।
अब देखो इस पी नोट बी को एक्स बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बना पी नोट बी एक्स बी, और ये देखो पी नोट बी पॉजिटिव का एक्स बी भी पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का पी नोट बी एक्स बी। अब इस पी नोट ए को एक्स बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो माइनस का पी नोट है और प्लस का एक्स बी, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, तो माइनस का पी नोट है एक्स बी, माइनस का पी नोट है एक्स बी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो ये इक्वेशन निकाल दी अपन ने। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो मैंने ऊपर लिखा पी टी बराबर 235 माइनस 115 एक्स बी। ठीक है, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, पी टी बराबर 235, पी टी बराबर 235 प्लस एक्स बी और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया माइनस 115। ठीक है, एक्स बी किसका है, पॉजिटिव का है, तो मैं इसको आगे लेके आ गया। ठीक है, एक्स बी पॉजिटिव का है तो इसको कहाँ लेके आ गया, आगे लेके आ गया। और ये माइनस 115 नेगेटिव का है तो इसको पीछे लिख दिया। ठीक है, एक्स बी माइनस का 115, वरना देख लो प्लस माइनस माइनस 115 को एक्स बी से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया 115 एक्स बी। वही बात है, लिखने का तरीका है बस। ये एक्स बी पॉजिटिव का था तो मैंने पॉजिटिव एक्स बी आगे लिख दिया, ये माइनस 115 नेगेटिव का था तो इसको नेगेटिव के साथ लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे अपन, देखना ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूं उसके नीचे, पी टी बराबर पी नोट ए प्लस, अब आपको दिख जाएगा कि मैंने इसको ऐसे क्यों बनाया, एक्स बी पी नोट बी माइनस पी नोट ए। कंपेयर कर सकते हो, पी टी पी नोट ए एक्स बी माइनस 115 किसके इक्वल आएगा, पी नोट बी माइनस पी नोट ए के। तो देखो पी नोट ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे 235, पी नोट ए की वैल्यू आ गई 235, दिख रहा है ना। कंपेयर कर सकते हैं अपन पी टी तो पी नोट ए की वैल्यू 235 और पी नोट बी माइनस पी नोट ए, देखो पी नोट बी माइनस पी नोट ए, ये किसके इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है माइनस 115 के, माइनस 115। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, पी नोट बी की जगह तो पी नोट बी, क्योंकि मेरे को निकालना है, पी नोट ए की वैल्यू मैंने निकाल ली कितनी 235 बराबर माइनस 115। अब मेरे को पी नोट बी चाहिए तो इस 235 को उधर भेज दूंगा, माइनस का 235 उधर जाके बन गया प्लस का 235 माइनस का 115, तो ये कितना हो गया 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, तो पी नोट ए तो आ गया 235 और पी नोट बी आ गया 120। ठीक है, ये अपने पास पी नोट बी की वैल्यू आ गई जो कि इन्होंने अपने से पूछी थी। ये क्वेश्चन को करने का अपना तरीका, यहाँ पे मैंने आपको कॉमन लेना सिखाया क्योंकि